हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ से इकट्ठे किए हैं? ये क्वेश्चंस मैंने 2021 से लेकर 2018 तक के जो एग्जाम्स हैं उनसे हमने ये क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स? फंक्शन हमें दिया है नेचुरल लॉग 2 + sin² एक्स। तो पीरियड के बारे में हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पीरियड क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर टी होता है, सच दैट उसके बाद फंक्शन क्या करे? हमारी वैल्यू रिपीट करे। या फिर हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो है वो बराबर हो एफ ऑफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ एफ। जो भी वेल डिफाइंड डोमेन है फंक्शन एफ की, हम आर ले लेते हैं इन जनरल। ठीक है, या फिर डी से डोमेन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं डोमेन। तो क्या मतलब है कि टी के बाद जो फंक्शन है वो अपनी वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल देखा था हमने साइन एक्स का, और उसी में हमने ये भी देखा था कि जो साइन स्क्वायर एक्स है ये क्या करता है? अपनी वैल्यू कब रिपीट करता है? ये पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। मतलब कि अगर आपके पास जैसे पाई/2 है और उसमें आपने प्लस पाई कर दिया तो इसकी वैल्यू जो है वो एफ ऑफ पाई/2 के बराबर ही आएगी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारा साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला था कि साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड तो टी है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि कांस्टेंट टर्म ऐड करने से क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, हमारा पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट होगा? ये वर्टिकली शिफ्ट होगा। ठीक है, लेकिन क्या पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा? पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका पीरियड तो हमें पता चल गया कि इसका पीरियड तो पाई है, लेकिन ये जो एल एन फंक्शन लगा दिया बाहर, क्योंकि कॉम्पोजिशन हो गया ना ये, इस बात से समझिए कि ये दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है। जी ऑफ एक्स हमारे पास एल एन एक्स है और एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2 + sin² एक्स है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है हमारे पास। ठीक बात है? ठीक है, तो क्या ये दूसरा फंक्शन आउटर फंक्शन लगाने से, कॉम्पोजिशन कर देने से हमारे पीरियड पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये सवाल है। तो अगर हमारे पास ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स जो डोमेन में है, यहाँ पर रियल नंबर की ही डोमेन रहेगी। ठीक है, क्योंकि 2 + sin² एक्स सब जगह डिफाइन हो जाएगा। और इसके ऊपर मैंने जी फंक्शन लगाया, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी भी बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जी एक फंक्शन है तो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंडनेस के लिए क्या चेक करते हैं बताओ? एक फंक्शन को वेल डिफाइंड कब बोलते हैं? जब हमारे पॉइंट सेम है तो उनकी इमेज भी क्या आनी चाहिए? सेम ही आनी चाहिए। ठीक है, हर एक एलिमेंट के साथ एक यूनिक इमेज एसोसिएटेड होगी। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो कहाँ होगा? एक रियल नंबर होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस टी है वो भी एक रियल नंबर होगा। जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनकी इमेज अंडर जी भी क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, बिकॉज जी इज एल एन एक्स इज ऑल्सो वेल डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि यही टी जो है वो हमारा जी ऑफ एफ का भी क्या बन जाएगा? पीरियड बन जाएगा। ठीक है, तो आउटर फंक्शन से पीरियड पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स के बारे में बोला गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या मतलब है कि सपोज हमारे पास ए, बी और सी तीन सेट्स है। ये क्या बोल रहा है कि यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है इंटरसेक्शन पर। ये ठीक है या गलत है? ये बिल्कुल ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये किसके बराबर हो जाता है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है एनसीईआरटी में? हाँ बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आगे बोल रहा है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, इनके यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ईच के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। ये बिल्कुल ठीक लिखा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक लिखा है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? डिमॉर्गन्स लॉ। और इसी में दूसरा क्या होता है कि अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है? उनके रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ही पढ़ी है। हाँ बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि इफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, दो सेट्स का जो डिफरेंस है वो एम्प्टी सेट है, देन टू सेट्स मस्ट बी इक्वल। देन दोनों सेट बराबर होने चाहिए। तो ये भी मैं आपको पहले पिछली वीडियो जो सेट इन रिलेशन में किया था पीवाई की, उसमें मैंने बताया था कि अगर ऐसा है कि ए माइनस बी एम्प्टी है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें क्या आएंगे? ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट x belongs to a such that x does not belongs to b, या फिर आप बोल सकते हो all those x belongs to a and x does not belongs to b are collected in a minus b। हम बोल रहे हैं कि ये नल सेट, इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट x नहीं है जो a में है बट b में ना हो।
इसका नेगेशन हो गया, ठीक है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए में है और बी में ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है। यहां से हम क्या बोलेंगे कि ए जो है वो बी में कंटेन्ड है। सिर्फ इतना बोल पाएंगे। क्या इक्वल बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। देखो एग्जाम्पल, ए हमने लिया है 1 2 और बी मैंने लिया है 1 2 3, ठीक है। ये ए है, ये बी है। अगर मैं ए में से बी माइनस करूँ तो इसका क्या मतलब है? ए में से बी के सारे एलिमेंट माइनस करने हैं। तो 1 और 2 दोनों ही बी में है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा? एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। बट क्या ए बी के बराबर है? नहीं। तो अगर हमारे पास ऐसा आता है कि ए माइनस बी एम्प्टी है, इसका मतलब क्या आएगा कि ए बी में कंटेन है। अगर बोला कि बी माइनस ए एम्प्टी है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि बी ए में कंटेन है। क्यों आया? समझ आया? डेफिनेशन से ही आया। ए माइनस बी का क्या मतलब है? वो सारे एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है, मतलब बी में होने वाले सारे एलिमेंट हमें माइनस करने पड़ेंगे। या फिर हम इसको दूसरी भाषा में और कैसे लिख सकते हैं कि ए में से मुझे माइनस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये दिया है एम्प्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सारे ही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में, ए के सारे एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में, तभी तो ए में से इंटरसेक्शन बी माइनस किया तो एम्प्टी सेट आया, एक भी एलिमेंट नहीं बचा। सही बात है कि नहीं बताओ? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए हमारा बी में कंटेन। अब देखो यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट भी बन सकती है कि अगर ए में से ए माइनस किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आएगा। सही बात है। अगर ए में से ए माइनस करेंगे तो एम्प्टी आएगा। मतलब अगर सेम सेट में से सेम सेट बराबर सेट माइनस कर रही हूँ तो एम्प्टी आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास ये दिया है तो मैं ये डायरेक्टली नहीं बोल सकती कि ए बी के बराबर है, ठीक है। ये वन वे है, अपोजिट नहीं है। अगर ए बी के बराबर है, अगर ए बी के बराबर है तो ए माइनस बी एम्प्टी है, ये ठीक है। बट ये जो चीज है ये गलत है। ए माइनस बी एम्प्टी है तो ए बी के बराबर नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि ए जो है वो बी में कंटेन्ड है, कंटेनमेंट आएगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 हमारी गलत हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कंसीडर 3 सेट्स, 3 सेट है एक्स वाई जेड। एक्स में कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है, मतलब एक्स की कार्डिनलिटी 6 है। y की कार्डिनलिटी हमारे पास 5 है और z की कार्डिनलिटी 4 है। ऑल दीज 15 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट हुए? 6 5 11 और 4 15, ठीक है। सारे 15 एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है मतलब बराबर नहीं है। इसमें जो एलिमेंट है वो यहाँ नहीं है और यहाँ जो एलिमेंट है वो यहाँ नहीं है। यहाँ जो है वो यहाँ नहीं है, इन दोनों में जो है वो यहाँ नहीं, मतलब बिल्कुल डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमने उठाए 15 एलिमेंट। उनमें से 6 को x में डाल दिया, 5 को y में डाल दिया और 4 को z में डाल दिया है। हमें पूछा है s हमारा जो सेट है वो क्या बन रहा है? x माइनस वाई यूनियन z। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट डज एस है, एस के प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। अब नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए हम हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? 2 रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ एस हो जाएगा। सही बात है। ये क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं। तो यहाँ पर हमारे कार्डिनलिटी आ जाती है किसकी? पावर सेट की। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें पूछा है प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट मतलब इक्वल वाला नहीं कंसीडर करेंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स किसके बराबर होता है? कार्डिनलिटी -1। हम एक माइनस कर देते। कौन से वाला माइनस होता है? कौन से वाला कंसीडर नहीं करते हम एज अ प्रॉपर सबसेट? एस इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, इट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या है कि वो प्रॉपरली कंटेन होना चाहिए, इक्वालिटी को हटा देते हैं, ठीक है। और इम्प्रॉपर सबसेट में सारे काउंट होते हैं, सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट में सारे काउंट होते हैं, इक्वल वाला भी काउंट होगा, ठीक है। ओके तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एस कितने हो जाएंगे? 2 रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ एस -1। तो मेरे पास काम क्या बच गया? कार्डिनलिटी ऑफ एस निकालना। अब कार्डिनलिटी ऑफ एस कैसे बताओगे? एस हमें ये दिया है, तो यहां पर देखो हमने क्या किया है, एक्स में से वाई माइनस किया है। एक्स में कितने एलिमेंट थे? 6 एलिमेंट थे, उसमें से वाई माइनस किया। लेकिन हमें क्या बोला था कि एक्स में जो एलिमेंट है और वाई में जो एलिमेंट है वो सारे आपस में क्या है? डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो एक्स में भी हो और वाई में भी हो? नहीं होगा, बिल्कुल। बिकॉज क्या बोला कि सारे सारे डिस्टिंक्ट है। तो x माइनस वाई घटाने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ कॉमन होगा तभी तो घटेगा। सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो घटाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो x माइनस वाई हमारा एज इट इज क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। देखो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, अगर x इंटरसेक्शन y एम्प्टी है, मतलब x और y में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा? x इटसेल्फ आ जाएगा। बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं? अगर x इंटरसेक्शन y एक एम्प्टी सेट है या नल सेट है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो x और y में कॉमन है, तो x माइनस वाई जो है वो क्या बन जाएगा? x ही रह जाएगा, क्योंकि उसमें घटाने के लिए कुछ है ही नहीं। x माइनस वाई का क्या मतलब है कि x में से मुझे वो एलिमेंट माइनस करनी है जो y में भी है।
पर ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि x इंटरसेक्शन y तो एम्प्टी है। इसका मतलब y कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, y जो है वो हमारा कहाँ कंटेन होगा, x कॉम्प्लीमेंट में कंटेन होगा। अच्छा ये चीज आपको क्लियर है कि अगर दो सब सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है, इसका मतलब क्या होता है कि x हमारा y कॉम्प्लीमेंट में कंटेन कर रहा होगा और y हमारा x कॉम्प्लीमेंट में कंटेन कर रहा होगा। हाँ कि ना, ये दोनों चीजें आपको क्लियर है या नहीं? देखो ये x है, ये y है, ठीक है। हमने बोला कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो ये इंटरसेक्शन वाला नहीं है इनके केस में, तो ये डायग्राम नहीं काम करेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो यहाँ से आप देखकर क्या बता पा रहे हो कि जो x है वो y के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन है, बताओ हाँ कि ना? बिल्कुल। और y जो है वो x के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन है, बोलो हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, तो जब आपके पास ये रिजल्ट होता है तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब जो है x और y में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो x में से कोई एलिमेंट घटाने के लिए बचेगा ही नहीं, तो x एज इट इज आ जाएगा, ठीक बात है। तो यहां पर से हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यूनियन करना है किसके साथ, z के साथ। अब ये तो रिजल्ट आपको पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ x यूनियन z क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ x प्लस कार्डिनलिटी ऑफ z माइनस कार्डिनलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन z, राइट। अब हमें बोला कि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो क्या x इंटरसेक्शन z में कुछ जाएगा, नहीं जाएगा। इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कार्डिनलिटी ऑफ x यूनियन z किसके बराबर हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ x प्लस कार्डिनलिटी ऑफ z। अब बता दो कार्डिनलिटी ऑफ x कितनी थी, 6, कार्डिनलिटी ऑफ z कितनी थी, 4, तो 6 और 4 10। तो s की कार्डिनलिटी हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। जैसे ही 10 मिल गया तो 2 raised to power 10 -1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1023, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, दो तीन रिजल्ट हमने यहाँ पर देखे। तो पहला रिजल्ट देखा कि अगर x इंटरसेक्शन y एम्प्टी है तो हम यहाँ से क्या क्या बोल सकते हैं। यहाँ से हम बोलेंगे कि x और y में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों के दोनों सेट्स क्या है, डिसजॉइंट है। दोनों के दोनों सेट डिसजॉइंट है, तो x में से अगर मैं y माइनस करूंगी तो वो आ जाएगा x, ये x है ये y है, x में से y माइनस करना है तो क्या आएगा, पूरा पूरा x ही आ जाएगा, कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर मुझे y में से x माइनस करना होगा तो क्या आएगा, तो y आ जाएगा। यहां से मैं और क्या बोल सकती हूँ, यहां से मैं बोल सकती हूँ कि जो x है वो y के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन कर रहा होगा और y जो है वो x के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन कर रहा होगा। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट में होंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ उनका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ से एक और चीज देखी कि x यूनियन z की जो कार्डिनलिटी है वो किसके बराबर होती है, कार्डिनलिटी ऑफ x प्लस कार्डिनलिटी ऑफ z माइनस कार्डिनलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन z। और जब x और z डिसजॉइंट हो तो ये सिर्फ किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, डिसजॉइंट है। इसको हम क्या और बोल सकते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, राइट। डिसजॉइंट है तो ये हमारी किसके बराबर हो जाती है, कार्डिनलिटी ऑफ x प्लस कार्डिनलिटी ऑफ z के बराबर हो जाती है। ये कुछ रिजल्ट्स यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, रिलेशंस पर बेस्ड है। इसमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है कि ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस बट ऑल फंक्शंस आर नॉट रिलेशंस। तो आपने जो ऑर्डर पढ़ा है ना, अगर वो भी आपको ध्यान है तो यहाँ से आप इसका जवाब दे सकते हो। तो देखो रिलेशन आपने पहले सेट पढ़ा, सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा और फिर आपने रिलेशन पढ़ा और रिलेशन के बाद फंक्शन पढ़ा था, राइट। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। और वो स्पेशलिटी क्या होती है रिलेशन से फंक्शन बनने की, कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हमें मिल रही हो, यही स्पेशलिटी होती है। जो रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसे रिलेशन के साथ साथ हम फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इस तरह देखो रिलेशन ये है और उन सारे रिलेशंस में से जो ये स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो क्या बन जाएंगे, फंक्शंस बन जाएंगे। तो फंक्शंस जो है वो क्या होंगे, सबसेट होंगे रिलेशंस के, राइट राइट। तो फंक्शंस कम होंगे रिलेशन से किसी सेट पर जो हम डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो सारे के सारे फंक्शन रिलेशन होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ बना है, रिलेशन के अंदर है। फंक्शन जो है वो सबसेट है रिलेशन का, सारे फंक्शन रिलेशन में भी जा रहे होंगे तभी तो सबसेट बनेगा ना। एक सेट को दूसरे का सबसेट कब बोलते हैं, जब उसके एलिमेंट इसमें भी हो। तो सारे फंक्शंस रिलेशन होते हैं बट सारे रिलेशंस फंक्शन नहीं होते हैं। रिलेशंस को फंक्शन बनने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। यहाँ पर क्या बोला है कि ऑल रिलेशंस आर फंक्शन, तो इन्होंने उल्टा बोल दिया है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बात बिल्कुल सही है। रिलेशन की डेफिनेशन आपने ऐसे पढ़ी है कि एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंस अ रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट लिखी हुई है। A relation in a set, sorry, a relation in A is a subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर हमें एक ही सेट पर रिलेशन डिफाइन करना है, इसका मतलब क्या है कि वो A क्रॉस A का सबसेट होगा, बिकॉज रिलेशन जो होता है वो दो एलिमेंट्स के बीच में डिफाइन किया जाएगा A के,
ठीक है, तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 आर राइट। क्लियर है रिलेशन एंड फंक्शन? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें बोला है कि सपोज सेट ए कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें सेम चीज है जैसे ए यूनियन बी का हमें पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होती है, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही बात है। अब इसको थोड़ा इन्होंने और चीज इसमें एड अप कर दी है। क्या ऐड की है कि आपको सेट ए और सेट बी आपको खुद से डिफाइन करना पड़ेगा और उनकी कार्डिनलिटी आपको खुद से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। सेट ए में बोला इन्होंने कि पहले 250 नेचुरल नंबर्स हैं दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इन्होंने सेट ए की कार्डिनलिटी दे दी, हाँ दे दी, कितनी दी है 250 दी है, अच्छी बात है, मिल गई मुझे। और इसके बारे में क्या खासियत बताई है इन्होंने कि ये जो सेट ए है ना वो क्या है, यहाँ पर जो एक्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, आगे बोला है सेट बी कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 200 इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें वाई आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, सच दैट y इज एन इवन नंबर। ठीक है, एंड y फर्स्ट 200 बोला है, यानी कि हमारे पास कहां तक हो गया, 400 तक हो गया, राइट। y इज लेस देन इक्वल्स टू 400 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। नेचुरल नंबर है, जीरो काउंट नहीं होगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है। ए की कार्डिनलिटी दे दी, हाँ दे दी, कितनी 250। बी की कार्डिनलिटी दे दी, हाँ दे दी, पहले 200 इवन नंबर का नेचुरल नंबर लिया है तो 200 कार्डिनलिटी होगी। लेकिन हमारा जो मेन काम यहाँ पर रह गया वो क्या रह गया, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कैसे बताओगे, सोचे। इसको देखिए, ए में क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, बी में क्या है, मल्टीपल ऑफ 2। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या जाएंगे, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट जाएंगे जो ए में भी है और बी में भी है। ए में है इसका मतलब वो मल्टीपल ऑफ 3 भी है, और बी में है इसका मतलब वो मल्टीपल ऑफ 2 भी है। तो जो एलिमेंट मल्टीपल ऑफ 2 भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो तो वो क्या बन जाता है, मल्टीपल ऑफ 6 बन जाता है। मल्टीपल ऑफ 6 बन जाता है, हाँ कि ना, बिल्कुल बन जाता है। ठीक है, तो मुझे मल्टीपल ऑफ 6 ढूंढना है, कहां तक ढूंढू, कहां तक। उसमें बोला हमें 250 मल्टीपल लिए हैं हमने 3 के, पहले 250 मल्टीपल्स लिए हैं हमने 3 के। तो कहां तक गया होगा ये अप्रोक्सीमेटली बताओ, 3 इंटू 250 तक गया होगा, 3 इंटू 250 तक गया होगा। क्या आ गया हमारे पास, 300, 3 5 15, 1 3 2 6 750 इसका जो है वो मैक्सिमम नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पर मैक्सिमम क्या आया होगा, 400 आया होगा। तो मल्टीपल ऑफ 6 हम कहाँ तक ढूंढेंगे, वो ढूंढने हैं जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो यहाँ तक ये वाला नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज 400 के बाद वाले जो नंबर्स होंगे वो इसमें नहीं हो सकते, 400 के बाद जो 6 के मल्टीपल होंगे वो इस सेट में नहीं जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर तो मैक्सिमम नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है, 400 तक जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि 400 से 2 से लेकर 400 के बीच में जो इवन नंबर्स हैं उसमें से 6 के मल्टीपल कितने, बेसिकली 400 तक 6 के मल्टीपल कितने आ जाएंगे ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 400 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6 6 36 66 आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास 66 मल्टीपल जो है वो 400 तक आ जाएंगे। किसके, 6 के, तो इंटरसेक्शन में यही जाएंगे। तो इसकी कार्डिनलिटी पता चल गई 66, इसकी कार्डिनलिटी है 200, तो कर दो सॉल्व। ये हो गया 450 माइनस 66, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा 3, यानी 384, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इतना समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि मल्टीपल ऑफ 3 है, दूसरे में हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 है, तो इंटरसेक्शन में क्या जाएगा, इंटरसेक्शन में मल्टीपल ऑफ 6 जाएंगे। देखो मल्टीपल ऑफ 3 है मतलब 3 है, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, ऐसे करते हुए 750 तक आएंगे, क्योंकि हमें बोला पहले 250 मल्टीपल्स ऑफ 3 है। देन बी सेट में क्या है, बी सेट में हमारे पास इवन नंबर है, पहले 200 इवन नंबर। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 और ऐसे कहां तक जाएंगे, 400 तक जाएंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल की कार्डिनलिटी तो पता चली, अब इंटरसेक्शन में देखना कि कितने एलिमेंट होंगे। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे 6 6 कॉमन आया, फिर क्या आएगा यहाँ पर 12 12 कॉमन आएगा, तो देख रहे हो 6 के मल्टीपल्स कॉमन आ रहे हैं। हाँ ठीक है, अब ये भी आइडेंटिफाई कर लिया आपने 6 के मल्टीपल ढूंढने, लेकिन फिर यहाँ पर एक लूप होल है कि आपको कहाँ तक के 6 के मल्टीपल लेने हैं। तो इनमें से जो छोटा नेचुरल नंबर है ना वहां तक के लेंगे, क्योंकि 400 से बड़ा, जैसे कि मैंने ले लिया 400 से बड़ा कौन सा आ जाएगा, 402। ठीक है ना, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो 402 इसमें तो आ ही नहीं सकता, लेकिन ये 6 का मल्टीपल तो है, हाँ है, और इसमें जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा।
सेट ए में जाएगा, हाँ जाएगा, बट सेट बी में जाएगा, नहीं जाएगा। तो इनमें से जो मिनिमम है ना, वहां तक की हमें मल्टीपल देखने हैं। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी अगर हमारी डोमेन जो है वो कंप्लीट रियल लाइन है। तो साइन एक्स की रेंज पता है आपको? हाँ पता है बिल्कुल, -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। तो माइनस ऑफ साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा? माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट को हमारा, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो -1 से लेकर 1 के बीच में आ जाएगा वापस से। ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स मतलब +1 कर दिया पूरी में, तो हमारे पास आ जाएगा 0 से लेकर 2 के बीच में। ठीक बात है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोला है कि सेट ए हमें दिया है 1,3,5 और बी हमें दिया है 2,4,7। हमें पूछा है कि ये इक्विवेलेंट सेट्स है या नहीं है। तो इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं कि बस उनकी कार्डिनैलिटी बराबर होनी चाहिए। अगर दो सेट्स की कार्डिनैलिटी बराबर है ना, तो वो इक्विवेलेंट है। आप आगे जाके पढ़ोगे तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन आप क्या पढ़ोगे कि आपके पास ए से बी के बीच में एक 1:1 मैप बन रहा हो। एक 1:1 मैप बन रहा हो मतलब आपको एक बाइजेक्टिव मैप अगर मिल रहा है ए और बी के बीच में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप इतना ही देखिएगा कि अगर ए और बी की कार्डिनैलिटी बराबर है तो वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। यहाँ पर बोला 3 कार्डिनैलिटी, इसकी भी 3 कार्डिनैलिटी है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट है, हाँ बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड में पूछा है कि क्या ये इक्वल सेट्स हैं। अब इक्विवेलेंट और इक्वल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इक्विवेलेंट में सिर्फ कार्डिनैलिटी देखना है। ठीक है, कार्डिनैलिटी देखनी है कि उसमें कितनी एलिमेंट्स है। ठीक है, इक्वल सेट में कार्डिनैलिटी भी बराबर होनी चाहिए एंड एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए दोनों सेट में, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इक्वल सेट के लिए ए बी में भी कंटेन होना चाहिए और बी ए में कंटेन होना चाहिए। दोनों तरफ की कंटेनमेंट फॉलो करनी चाहिए, तभी दो सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ क्या ए बी में कंटेंट है? ए के सारे एलिमेंट क्या बी में है? हाँ है। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है? हाँ बिल्कुल है। तो क्या ये सेट इक्वल है? हाँ बिल्कुल है। तो ए और बी इक्वल सेट है, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 एंड 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये बी कैसे सेट बन गया? सेट में तो रिपीटेशन नहीं होती। देखो, बी हमारा सेट है, लेकिन हम इसमें जो 5 रिपीट हुआ है ना, उसको एक ही एलिमेंट मानेंगे। 1,5 एक ही एलिमेंट मानेंगे, और 9,9 जो लिखा है उसको एक ही एलिमेंट कंसिडर करेंगे 9। ठीक है, इसीलिए तो कार्डिनैलिटी बराबर हुई, वरना तो पहले वाले की कार्डिनैलिटी 3 है और दूसरे वाले की कार्डिनैलिटी 5 है। अगर ऐसे काउंट किया हमने कि 5 को हम 2 बार काउंट करें, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सेट के केस में जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको हम एक ही बार कंसिडर करते हैं कार्डिनैलिटी निकालने के लिए। ठीक है, एलिमेंट्स रिपीट कर हुए हैं अगर, तो हम उनको क्या करेंगे? एक ही बार कंसिडर करते हैं। ये चीज यहाँ से आपका की टेक अवे था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दिया? पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि द नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बात ठीक है कि गलत है? नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, हाँ कि ना? बिल्कुल होता है। क्या खुद का होता है? हाँ होता है। क्या किसी भी और नॉन एम्प्टी सेट का होगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता कि नल सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो क्या जवाब होता बताओ? क्या नल सेट एक प्रॉपर सबसेट होता है एवरी सेट का? नहीं, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि वो खुद का तो इम्प्रॉपर सबसेट है ना। हाँ कि ना बताओ? ठीक है, तो यहां पर क्या बोल सकते हैं? नल सेट इज अ प्रॉपर सेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट। अगर लिख देता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट बन जाती। ठीक है, तो थोड़े थोड़े ही एक एक वर्ड ऐड कर देने से, डिलीट कर देने से हमारी स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब इसका बताओ, एज इट इज अगर लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि गलत है बताओ? नल सेट क्या हर एक सेट का सबसेट होता है? हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है। हाँ होता है। ठीक है, सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि ए को मैं बी का सबसेट कब बोलूंगी? जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ अ सेट हैज 10 एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट विल हैव 1 0 2 4 एलिमेंट्स। अगर एक सेट में 10 एलिमेंट है मतलब उसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। देन उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2 raised to power 10 एलिमेंट हो जाएंगे, तो 1 0 2 4 हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है, ये स्टेटमेंट भी ठीक लिखी है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन दिए हमें बताना है कि वन वन है या नहीं है, या ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि फंक्शन एफ जेड से जेड पर डिफाइन किया है। देखो वन वन डैश और ऑन टू चेक करने के लिए हमेशा कहाँ चेक करनी है, डोमेन और कोडोमेन चेक कीजिएगा, बिकॉज वो चेंज करने से आपकी वन वननेस और ऑन टूनेस चेंज हो सकती है। हो सकता है कि एक सेट पर वो वन वन हो, दूसरे पर ना हो। ठीक है, तो डोमेन और कोडोमेन आपकी जरूर से चेक कीजिएगा। अब फंक्शन हमें बोला है जेड से जेड पर डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स हमें बोला है एक्स प्लस वन इज वन वन एज वेल एज ऑन टू। क्या ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, बताओ। एक्स प्लस वन है तो अगर प्लॉट भी करो तो क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। ओके, लाइन के तो समझ नहीं आएगा बिकॉज रियल नंबर हमारा सेट डोमेन नहीं है, जेड है हमारा डोमेन। अच्छा, तो वन वननेस के लिए क्या देखना है, सपोज एन वन और एन टू लिए हमने, कहाँ से लिए हैं, जेड से लिए हैं। तो एफ ऑफ एन वन अगर मैं एफ ऑफ एन टू के बराबर रखूँ तो क्या मेरा एन वन एन टू के बराबर आएगा। एफ ऑफ एन वन क्या है, एन वन प्लस वन। एफ ऑफ एन टू क्या है, एन टू प्लस वन। तो यहाँ से ये हमारा माइनस वन कर दिया बोथ साइड, तो हमारे पास आ गया कि एन वन किसके बराबर है, एन टू के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास ये वन वन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वन वन हो गया। क्या ऑन टू है, क्या हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाएगी मुझे। सपोज एक्स को मैंने सॉरी सपोज वाई मैंने लिया है हमारी जेड से, हमारी कोडोमेन से। ठीक है, तो वाई मान लेते हैं कि किसी एक्स की इमेज है, मैं ये एक्स फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि वाई किसकी इमेज आएगी। ठीक है, तो फंक्शन के हिसाब से हम क्या लिखते हैं कि y किसके बराबर हो जाएगा, डेफिनेशन से x प्लस वन के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x क्या आ जाएगा, y माइनस वन आ जाएगा। अब y क्या था, एक इंटीजर था, उसमें से वन माइनस किया तो भी क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। तो ये ओवरऑल क्या आया, इंटीजर आया। इंटीजर हमारा डोमेन है, हाँ ठीक है। तो हमारा जो x है वो क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, मतलब कि हमारी डोमेन से बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास y की प्री इमेज मिल गई z में, हाँ मिल गई। तो f ऑफ y माइनस वन क्या आएगा बताओ, y माइनस वन प्लस वन, यानी y आ जाएगा। y की प्री इमेज क्या बनेगी, y माइनस वन। तो क्या ये ऑन टू हो गया, हाँ हो गया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने x निकाला वो आपका डोमेन में बिलोंग भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सपोज मान लो यहाँ पर वन बाय टू होता, वन बाय टू होता तो आपके पास क्या था, y माइनस वन बाय टू आता। अब क्या ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये इंटीजर आएगा हमेशा, नहीं आएगा, बिकॉज y एक इंटीजर है, उसमें से मैंने वन बाय टू माइनस किया है। y को अगर मैं टू ही मान लूं और मैंने उसमें से वन बाय टू माइनस किया तो क्या ये इंटीजर आएगा, नहीं आएगा। तो इसकी जो प्री इमेज आ रही है, x जो आ रहा है वो हमारा z में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो टू की प्री इमेज मुझे नहीं मिलेगी, टू की प्री इमेज मुझे नहीं मिलेगी z में, हाँ कि ना। तो उस टाइम पर ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आपकी जो x की वैल्यू आई है वो आपके डोमेन में जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी कि फंक्शन एफ, अब यहाँ पर इन्होंने डोमेन और कोडोमेन दोनों चेंज कर दिया है। कहाँ से कहाँ, एन से एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, फंक्शन सेम रखा है। बताना है कि ये वन वन है और क्या ये ऑन टू है या नहीं है। तो वन वननेस में क्या कोई दिक्कत आएगी, वन वननेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेचुरल नंबर पर भी ये वन वन रहेगा, ये रियल नंबर पर भी वन वन रहेगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि जीरो पर वन वैल्यू ले रही है, माइनस वन पर जीरो वैल्यू ले रही है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वन वन है, हाँ बिल्कुल, बिकॉज कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप बनाओगे वो हमेशा इस ग्राफ को क्या कर रही है, एक ही बार कट कर रही है, हाँ कि ना, हाँ बिल्कुल। तो ये वन वन रहेगा, चाहे आप इसको नेचुरल पर ले लो, जेड पर ले लो, क्यू पर ले लो, इरेशनल पर ले लो, रियल पर ले लो। ठीक है, ऑन टू नेस चेक करिए, चेक करना पड़ेगा। अब ऑन टू नेस के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट जो यहाँ पर है उसकी क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। क्या मुझे वन की प्री इमेज मिल जाएगी, वन एक नेचुरल नंबर है, हाँ कि ना, बिल्कुल है। तो ये हमारा कोडोमेन में है। क्या ये रेंज में चला जाएगा, रेंज में कब चला जाएगा, जब मुझे इसकी प्री इमेज मिल जाएगी, या फिर हम बोले कि ये किसी की इमेज बन जाए तो ये रेंज में चला जाएगा, रेंज सेट में चला जाएगा। तो क्या ये किसी की प्री इमेज बन जाएगा, सॉरी क्या ये किसी की इमेज बन जाएगा। मान लेते हैं ये किसी की इमेज है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वन क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वन माइनस वन, जीरो आ रही है। एक्स क्या है, जीरो, मतलब जीरो की इमेज वन आ सकती है अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। बट क्या ये जीरो कोडोमेन, सॉरी क्या ये जीरो डोमेन में है, जीरो डोमेन में होगा तभी तो मैं फंक्शन लगा के इमेज निकालूंगी। अगर डोमेन में ही नहीं है तो मैं क्यों जीरो उठाऊंगी, क्यों फंक्शन ऑपरेट करूंगी इस पर। जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये तो हमारी डोमेन में नहीं है, तो मुझे वन की यहाँ पर कोई भी प्री इमेज नहीं मिली। ठीक है, तो ये रेंज सेट में नहीं जाएगा।
अब जो रेंज सेट है वो कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ, तो ये ऑन टू नहीं हुआ, तो ये ऑन टू नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दोबारा से एक रिलेशन डिफाइन करके दिया है। क्या बोला है कि x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 20। अच्छा, वेयर x और y कहाँ से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म x, y आर देयर इन द रिलेशन r। इस r में कितने एलिमेंट्स जाएंगे हमें ये बताना है। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 20। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा x और y तभी x y से रिलेटेड होगा और वो x, y हमारा r में जाएगा। ठीक है, ओके। और वो x और y कहाँ से आने चाहिए? नेचुरल नंबर से आने चाहिए। यहाँ पर पॉइंट नोट कीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 2x माइनस 20, उल्टा कर देते हैं क्योंकि फिर उधर जाके माइनस हो जाएगा। 20 माइनस 2x जो है वो क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है x और y की बताओ। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख लूँ तो ये क्या बन जाएगा? 20 माइनस 2, राइट, यानी 18। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो 1,6 चला जाएगा। अगला, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ तो 2 टू सा 4 आ जाएगा 16। अगर 3 रखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 4 रखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 4 दूनी 8, 20 में से 8 गए 12। ठीक है, 4 काम कर रहा है। x 4 रखा तो y मेरा क्या आया? 4 ही आया। ठीक है, अगर मैंने x को 5 रखा नहीं काम करेगा। अगर मैंने 6 रखा तो 6 दूनी 12 नहीं। 7 रखा, 7 दूनी 14। हाँ ठीक है, x अगर मैं 7 रखूंगी तो y मेरा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने 8 रखा तो 4 आएगा। अगर मैंने 9 रखा तो 2 आएगा। अगर मैंने 10 रखा, ठीक है 10 तो हो जाएगा। x अगर मैंने 10 रखा तो मेरे पास y क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या y इज इक्वल टू 0 नेचुरल नंबर है? नहीं, तो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते। और बताओ, अब अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगी, मतलब 11 रखूंगी या 12 रखूंगी या 13 रखूंगी, तो यहाँ पर क्या आएगी? एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। 10 से बड़ा अगर मैं x की वैल्यू रखूंगी तो ये बढ़ जाएगा ना 20 से, तो क्या आ जाएगी? एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। और उस केस में y की वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो वो नेचुरल नंबर तो नहीं बन सकता। ठीक है, तो इससे बड़ा हम x की वैल्यू नहीं रख सकते। तो हमारे पास कितने पेयर आए? 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। इसमें बोला है कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? क्या होगा? तो इस तरह का जब भी सवाल हो, जब आपको एफ ऑफ एक्स प्लस 1 दिया हो या 1 माइनस एक्स दिया हो या कुछ भी, मतलब एक्स की बजाय कुछ और दिया और आपको एफ ऑफ एक्स निकालना हो, तो क्या कीजिएगा? जो यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में रखा है ना, उसको आप क्या रख लो? यू रख लो, या फिर कोई और वेरिएबल कंसिडर कर लो। वाई रख लीजिए, वाई रख लें। ठीक है, तो हमारे पास एक्स प्लस वाई की जगह वाई रखना है। तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा? वाई माइनस 1। तो हमारे पास कीजिए सब्सटीट्यूट। एफ ऑफ वाई, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? वाई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 3y प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y, 3 और 5 और 1 6। ठीक है, तो आ गया मेरे पास फंक्शन, बिल्कुल आ गया। अब वेरिएबल तो कुछ भी रख सकते हैं, मैंने एक्स की जगह वाई रखा है, तो यहाँ पर y की जगह वापस से x सब्सटीट्यूट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। यहाँ पर जो भी लिखा है उसकी जगह आप कोई और वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर दीजिए और वहां से x की वैल्यू निकाल कर वापस से यहाँ पर रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर x? इसका डोमेन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा जो होता है, क्या उसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है? बताओ, या पूरे रियल लाइन पर डिफाइन होता है कि नहीं? बताओ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है सबने? बिल्कुल पढ़ा होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम पूरी रियल लाइन पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है जब x इक्वल टू 0 होता है, वहां पर ये क्या हो जाएगा? 1 वैल्यू लेगा और उसके बाद ये यहाँ पर हमारा जो है इंफिनिटी की तरफ जाता है जैसे जैसे x बढ़ता है। और जब हम माइनस इंफिनिटी की तरफ जाते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो 0 की तरफ अप्रोच करती है, पर 0 कभी अटेन नहीं करती है। तो अगर आपसे रेंज पूछे तो रेंज क्या आती है आपकी? 0 ओपन एंड इंफिनिटी।
ठीक है। और डोमेन अगर पूछ रहा है तो पूरी रियल लाइन पर इसको डिफाइन किया जा सकता है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एक्स की कोई भी वैल्यू डालिए, आपको 3 उसकी पावर मिल जाएगा। सपोज आपने 3 डाला तो इतना ही ना, क्या 3 - 1/2 डालोगे तो 1/3 हो जाएगा। ये निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पूरी डोमेन, पूरी रियल लाइन पर इसको डिफाइन किया जा सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या होनी चाहिए, ये हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है कि हमारा सेट है S1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं, जिसमें रिलेशन R हमारा डिफाइन किया है किस पर, S क्रॉस S पर, यानी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। इज डिफाइंड बाय x इज रिलेटेड टू y इफ log a x इज ग्रेटर देन log a y। बेस a है, ठीक है, व्हेन a इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर हम एक चीज डिस्कस करते हैं, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो था हमारा 3 था, ये जो बेस था हमारा, ये जो था ये b, मतलब ये क्या था, ग्रेटर देन 1 था। ठीक है। तो जब बेस हमारा ग्रेटर देन 1 होता है उस केस में इसका ग्राफ ऐसा बनता है जैसे हमने ऊपर बनाया कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन जब हमारा b 0 से 1 के बीच में लाई करता है, पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटा है, तो उस केस में क्या बनता है, नेचुरल डीके का ग्राफ बनता है। 0 पर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है। और फिर हमारा क्या करता है, ये ऐसे डिके करता है, मतलब चीजें खत्म हो रही होती है, 0 की तरफ अप्रोच करेगा जैसे जैसे x हमारा इंफिनिटी की तरफ जाएगा। और जैसे जैसे x हमारा माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब जैसे जैसे हम टाइम में पीछे जाते जाएंगे, उस समय क्या हम मान लेते हैं कि वो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्वांटिटी थी और वो डिके होती हुई, जैसे टाइम टाइम बढ़ रहा है, वो डिके होती हुई कहाँ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। इसको ऐसे सोचिए। ठीक है। टाइम में पीछे हम जा नहीं सकते, बट एज ए ग्राफ आप इसको अगर देखें तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिके को रिप्रेजेंट करता है, अगर बी हमारा जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है, लोगरिथमिक फंक्शन। और यहाँ पर ये जो बेस है, ये यही तो बेस होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर a क्योंकि हमें दिया है 1/2, यानी 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ क्या बनता है, डिक्रीजिंग बनेगा। यानी कि जब x ग्रेटर देन y होगा तो log a x जो है वो लेस देन log a y बनेगा। यहाँ पर हमें बोला है कि log a x ग्रेटर देन log a y है, मतलब कि x जो है वो लेस देन y रहा होगा। ठीक है। तो हमें बोला कि दो नंबर रिलेटेड हैं, दो नेचुरल नंबर रिलेटेड है इफ log a x इज ग्रेटर देन log a y। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अगर log a x ग्रेटर देन log a y है, इसका मतलब x जो है वो लेस देन y रहा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, अगर x y से छोटा है तो वो x रिलेटेड हो जाएगा y से। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है हमारी वो यहाँ रिड्यूस हो गई। ओके। तो क्या x खुद से लेस देन होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ये इनइक्वालिटी गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर x लेस देन y है तो क्या y लेस देन x हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो सकता है, नहीं हो सकता। ये क्या होता है, लॉ ऑफ ट्राइकोटमी होता है हमारे पास। क्या कहता है कि या तो x ग्रेटर देन y होगा, या फिर x लेस देन y होगा, या x जो है वो y के बराबर होगा। ये तीन ही पॉसिबिलिटी है। अगर x y से छोटा है तो छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं बन जाएगा। ये हम रियल फील्ड की बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, और नेचुरल नंबर उसी का सबसेट है, तो वो भी ये फॉलो करता है। ठीक है। ऑर्डर होता है हमारी जो फील्ड है उसमें। तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे कि 2 अगर लेस देन 3 है तो हम 3 लेस देन 2 नहीं बोल सकते, यानी कि 2 लेस देन 3 है मतलब 2 जो है वो 3 से रिलेटेड है, बट 3 जो है वो 2 से रिलेटेड नहीं है। तो ये सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि इफ x इज रिलेटेड टू y, y इज रिलेटेड टू z, x इज रिलेटेड टू y मतलब log बेस a x इज ग्रेटर देन log बेस a y। इसका मतलब क्या है कि x इज लेस देन y। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि y इज लेस देन z। नाउ x इज लेस देन y इज लेस देन z, तो हम बोल सकते हैं x इज लेस देन z। हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो x रिलेटेड हो जाएगा y z से। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या डी करेक्ट है, नहीं। इसमें बोला सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों, नहीं सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है। अब एक बार ग्राफ देख लेते हैं हम log a x का, जब a हमारा 1/2 हो, या फिर हम बोले कि a हमारा जो बेस है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहा हो, तो log का ग्राफ कैसा बनता है। हम बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, 1 पर 0 होता है एंड ऐसे
ठीक है, ये हमारा लोग का ग्राफ बनता है अगर बेस हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में हो। लेकिन अगर बेस हमारा 1 से बड़ा हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो लोग का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, 1 पर 0 होता है। ठीक है, देख पा रहे हैं डिफरेंस? ठीक है, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल की अगर हम बात करें तो इस केस में एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा बनता है? अभी अभी बताया, ऐसा बनेगा। ठीक है, और इस केस में एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा बनता है? एक्सपोनेंशियल मतलब ए रेज टू पावर एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनता है। यहाँ पर क्या है? डिक्रीजिंग है, ये भी क्या है? डिक्रीजिंग है, ये क्या है? इंक्रीजिंग है। समझ आ गया कि बेस चेंज करने से भी हमारा ग्राफ का नेचर बदल रहा है। और इसका कैसे यूज किया हमने यहाँ पर? इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि अगर x लेस देन y है तो लोग, या फिर हम बोले एफ ऑफ एक्स भी क्या है? वो लेस देन एफ ऑफ वाई हो जाएगा। ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। सही बात है। डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर x लेस देन y है तो एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ वाई होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली कंडीशन है, सॉरी यहाँ पर नहीं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के साथ इफ एंड ओनली कंडीशन। ठीक है, कि अगर x लेस देन y है और f ऑफ x भी लेस देन f ऑफ y आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी सेम रह रही है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, x लेस देन y है और f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ y आ रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, ये मैंने अच्छे से समझाया, आप 12th की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है कि इफ x हमारा जो है वो 1.5 से लेकर 4.5 के बीच में लाई कर रहा है तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? तो एक तो तरीका है कि आप इसमें से कोई वैल्यू, जैसे 1.5 से 4.5 के बीच में आप 2 वैल्यू ले लीजिए और सब में पुट करके देख लीजिए, जो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई वही हो जाएगा। जैसे करके देख लेते हैं, तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, -3 करेंगे पॉजिटिव आ रहा है, 2 टू ज़ा 4 -9 करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो क्या ये पॉजिटिव है? नहीं, ये गलत हो गया। 2 टू ज़ा 4 -3 यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, 2 टू ज़ा 4 -9 क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो ये लेस देन 0, हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 टू ज़ा 4 -3 पॉजिटिव आ रहा है, 2 टू ज़ा 4 -9 जो है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है? नहीं, ये तो नेगेटिव आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर लेस देन इक्वल। अब ये इक्वालिटी की कंडीशन देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इक्वालिटी का डिफरेंस है, तो क्या 0 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा? 0 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? बताओ। 0 इंक्लूड होगा, बिकॉज इसमें 1.5 और 4.5 क्या किया हमने? इंक्लूड किए हैं। अगर इनको एक्सक्लूड कर देता तो 0 इंक्लूड नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि 1.5 और 4.5 क्या कर रहे हैं? इसको 0 बना रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल। 2x-3, 2x-9, ये 0 कब होगा? ये 0 जब होगा जब x की वैल्यू 3/2 हो, या फिर और x की वैल्यू हमारे पास क्या हो? 9/2 हो, यानी x की वैल्यू 1.5 हो या x की वैल्यू 4.5 हो। इन दोनों पॉइंट्स पर क्या वैल्यू आएगी? 0 आएगी। तो अगर यहाँ पर ये x में से x की वैल्यू में 1.5 और 4.5 को एक्सक्लूड कर देता तो 0 एक्सक्लूड हो जाता, राइट। लेकिन इसने 1.5 और 4.5 को इंक्लूड किया है, तो वहां पर ये क्या वैल्यू लेगा? वहां पर ये 0 वैल्यू लेगा, तो ये आंसर नहीं बनेगा, ये आंसर बनेगा। ठीक है, बिकॉज 0 इंक्लूड होगा, 0 के बराबर भी वैल्यू आएगी जब x की वैल्यू 1.5 से 4.5 के बीच में रहेगी, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम वेयर x y z आर 3 सेट्स, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z बी डिनोटेड बाय nz। z में मतलब ये सारे नंबर, अगर हम कार्डिनलिटी की अगर बात करें z की, वो क्या आ रही है? 90 आ रही है। तो z की कार्डिनलिटी अगर 90 है तो c की वैल्यू बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं, क्या आ जाएगी? 12 और 18 हो जाएगा 30, 30 प्लस 17 हो जाएगा हमारे पास 47, 47 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8 - 4 43। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई 43। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा है इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y एंड z आर इन द रेशियो 4:5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y एंड z मतलब कार्डिनलिटी ऑफ y और कार्डिनलिटी ऑफ z की रेशो हमें क्या दी है? 4/5 दी है। तो हमें बतानी है कि b की वैल्यू क्या होगी। कार्डिनलिटी ऑफ y क्या है? 16 प्लस 18 प्लस 17 और प्लस b। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ z क्या है? 90। बाय में रख लो, किसके बराबर है? 4/5 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से आ जाएगा 8 और 6 14 और 7 7 और 4 11 21 2 3 4 5 प्लस बी बाई 90 किसके बराबर है? 4/5 के बराबर है। तो यहाँ से आगे 5 5 5 25 प्लस 5b किसके बराबर है? 360। तो 5b किसके बराबर है? 360 माइनस 255। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? 45 और 60 यानी 105। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 21। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nx प्लस ny प्लस nz माइनस nx इंटरसेक्शन y माइनस ny इंटरसेक्शन z माइनस nx इंटरसेक्शन z प्लस, ये क्या होता है बताओ, ये किसका फॉर्मूला है ये पूरा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y यूनियन z का फॉर्मूला है कि नहीं, बिल्कुल है। तो निकाल दो, x यूनियन y यूनियन z में कितने एलिमेंट होंगे, इस पूरे में तो कितने एलिमेंट ये तो हमें पता है, हाँ पता है कितने 90 है, इसमें ये 16 और जोड़ दो तो कितने हो गए हमारे पास 106 हो गए, उसमें ये a जोड़ दिया और ये b जोड़ दिया तो हमारे पास टोटल नंबर आ गया स्टूडेंट्स का, हाँ बिल्कुल आ गया। तो 106 प्लस a प्लस b यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आया डायग्राम से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसी पे, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नीदर एक्स नोर वाई नोर जेड इज इक्वल्स टू पी, मतलब ये क्या हो गया कि वो जो x में भी नहीं है y में भी नहीं है और z में भी नहीं है, मतलब इन सब के क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट में होंगे। बेसिकली क्या हो गया x यूनियन y यूनियन z का कॉम्प्लीमेंट हो गया। कितने एलिमेंट है, p एलिमेंट है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, तो x के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होंगे। तो दोबारा से डायग्राम पे आ जाओ, इसमें बोला है कि यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर बाहर हमारे पास 9, सॉरी p बोला है ना, p बोला है, यहाँ बाहर हमारे पास p एलिमेंट है इन तीनों सेट से। हमें बताने कि x के कॉम्प्लीमेंट में कितना एलिमेंट है। c हमने निकाला, c कितना आया हमारा 43 है ना, 43 प्लस 17 प्लस बी यही तो आएंगे कॉम्प्लीमेंट में x के, हाँ यही आएंगे। तो 43 प्लस 17 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 और 3 10, 4 5 60, 60 प्लस बी, ठीक बात है, 60 प्लस बी यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कंसीडर द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ 1 2 3 4, प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ही लेनी है, ये खुद काउंट नहीं होगा। हाउ मेनी ऑफ दीज प्रॉपर सबसेट्स आर सुपर सेट ऑफ सिंगलटन 3, 3 के सुपर सेट होंगे, मतलब जिसमें ये कंटेंट हो, ये सेट कंटेंट हो, वैसे कितने प्रॉपर सेट मिल जाएंगे हमें इस सेट के। तो एक तो ये खुद हो गया, ठीक है। अब यहां चीज ध्यान रखना, प्रॉपर सबसेट लेने किसके, इसके। अब ये मत सोचना कि 3 खुद का तो प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, यहां पर प्रॉपर नहीं बोला इन्होंने, यहां पर तो सिर्फ सुपर सेट बोला है, प्रॉपर सबसेट इसके लेने हैं, ठीक है। तो 3 भी काउंट होगा, तो सिंगलटन 3 एक तो हो गया सिंगलटन 3, और बताओ डबलटन वाले कितने हो सकते हैं, उसमें 3 तो होगा ही, एक और चूज करना है, किसमें से चूज करना है, बचे हुए 3 एलिमेंट में से एक और एलिमेंट चूज कर सकती हूँ मैं, ठीक है, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ सेट बनाने के लिए। तो 3C2 हो जाएगा चॉइसेस चूज करने की, ठीक है। फिर 3 तो होगा ही, फिर 2 चूज करना है, तो 3C यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2, ठीक है। देख भी सकते हो, एक तो 3 हो जाएगा, फिर 3 के साथ एक बार 1 ले लो, फिर 3 के साथ एक बार 2 ले लो, फिर 3 के साथ एक बार 4 ले लो, ठीक है। फिर 3 वाले बनाओ, 1 2 3 ले लो, 2 3 4 ले लो, या 1 3 4 ले लो, और कोई नहीं होगा। और 1 2 3 4 काउंट नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बोला था प्रॉपर सबसेट लेने, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखोगे तो ये भी यही आएगा, ये 1 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, और यहाँ से 3 आ गया, तो 3 3 6 और 1 7, तो कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो या निकाल के भी देख सकते हो जैसे आप चाहो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, if f of x is equals to 2x minus x square then what is the value of f of x plus 2 plus f of x minus 2 when x is 0, x is 0, x की वैल्यू 0 रख दो तो ये आ जाएगा f of 2 प्लस f of minus 2, ठीक है। f of 2 निकालना है तो यहाँ पर x की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, x की जगह पर 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 प्लस माइनस 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस 4, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -4 यानी -8, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, कहीं x इज इक्वल टू 0 यहीं रख दो, यहाँ नहीं रखना है, बिकॉज यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक तरीका क्या कर सकते हो, अब आपका दिमाग ना चले तो क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस 2 निकालना पड़ेगा, मतलब x की जगह पर x प्लस 2 सब्सटीट्यूट किया होगा, तो f ऑफ x प्लस 2 कैसे निकलेगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और f ऑफ x माइनस 2 कैसे निकलेगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर क्या करना है, इनको ऐड करना है, क्या करना है, इनको ऐड करना है, और फिर उसमें x की वैल्यू 0 रखनी है, तो यहाँ 0 रख देंगे, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम,
f(2) और f(-2) ही तो निकाल के ऐड कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि x = 0 यहाँ रख के और फिर तुम निकाल दो कि 0 वैल्यू है। ठीक है, देखो वो ऑप्शन में भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x = cos इनवर्स x-2। x-2 की डोमेन क्या होगी बताओ। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़ सकते थे, लेकिन डोमेन की बात कर रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो कोस इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती क्या है जनरली, -1 से 1 पर डिफाइन होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो x-2 कहाँ से कहाँ लाई कर रहा होगा, -1 से लेकर 1 में लाई कर रहा होगा। तो x कहाँ लाई कर रहा होगा, देखो डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, जहां पर x लाई कर रहा होगा। जहां पर x-2 लाई कर रहा होगा वो डोमेन नहीं बनेगी, है ना। जहां से x आएगा वो हमारी डोमेन बनेगी। ओके, और हमें क्या पता है कि कोस इनवर्स हम डिफाइन तब कर पाएंगे जब ये वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में हो। बिकॉज कोस जो है वो हमारा क्या होता है, 1 1 होता है और ऑन टू होता है, मतलब बाइजेक्टिव होगा तभी तो इनवर्स डिफाइन कर पाएंगे। कहां से कहां पर होता है, 0 पाई से लेकर -1 से 1। यहाँ पर हमारा जो ये फंक्शन है ये बाइजेक्टिव बनेगा और यहीं पर हम इसका इनवर्स फिर डिफाइन कर पाएंगे, -1 से 1 से लेकर 0 पाई। ये मैंने इसकी प्रिंसिपल ब्रांच लिया, आप कोई और भी ले सकते हैं। 0 पाई पर बन जाएगा, पाई से लेकर 2 पाई पर भी बन जाएगा। कैसा होता है कोस का ग्राफ, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैंने 0 से पाई लिया, पाई से लेकर 2 पाई पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि x-2 -1 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो x कहाँ लाई करेगा, +2 करना पड़ेगा पूरी इनइक्वालिटी में। तो यहाँ पर -1 + 2 यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 3। तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से लेकर 3 के बीच में लाई करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड x-1 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो मॉड्यूलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वेरी जनरल, हमेशा >= 0 होता है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, हाँ कि ना, बिल्कुल। तो वहीं से आ गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक्स इसने पूरे रियल पर वेरी कराया है तो 0 ही रहेगा, क्योंकि सभी रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो मॉड्यूलस जो है वो >= 0 रहेगा। ठीक है, अगर ये ऐसा कर देता कि जो एक्स है वो हमारा 1 से लेकर इंफिनिटी 1 नहीं 2 से लेकर इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, तो अब बताओ मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, बताओ। सबसे पहले मुझे ग्राफ बताओ मोड x-1 का कैसा बनेगा। 1 पर क्या वैल्यू लेगा, 0 वैल्यू लेगा और इधर वी शेप का हमारा ग्राफ बन जाएगा ऐसा। ठीक है, हमें बोला कि x हमारा कहां से कहां है, 2 से लेकर इंफिनिटी तक है। 2 मतलब यहां से लेकर इंफिनिटी, यहां से अगर हम देखें तो हमारा ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मिनिमम वैल्यू कहां लाई कर रही होगी, जो मिनिमम पॉइंट है हमारा। ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है फंक्शन की वैल्यू भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो जो लोएस्ट पॉइंट है, जो लोएस्ट वैल्यू है एक्स की, वहीं पर मिनिमम वैल्यू होगी। हाँ बिल्कुल, तो जो 2 की इमेज होगी ना वही मिनिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की। क्या होगी 2 की इमेज, 2 - 1 का मॉड्यूलस, यानी कि 1 इसकी मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। अगर ये बोला होता कि एक्स हमारा 2 से टू क्लोज और इन्फिनिटी के बीच में लाइन करता है, यहाँ पर हमें बोला था कि एक्स पूरा रियल लाइन है, पूरा रियल नंबर पर वैरी कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और वो 0 कहां पर, अगर पूछता कि पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, 0 कहां पर अटेन होगा, 1 पर अटेन होगा। ठीक है, अगर हमें बोला कि हमारा जो x है वो कहां बिलोंग कर रहा है, -∞ से लेकर -1 के बीच में लाई कर रहा है, तो अब क्या हम बता सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, देखो x हमारा कहां से कहां लाई कर रहा है, -∞ से -1 के बीच में, मतलब यहां पर कुछ यहां तक, ये पूरा हमारा है x की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है मतलब कि जो हायर वैल्यू होगी वहां पर वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कम होगी। जैसे यहाँ पर अगर मेरा -2 है और यहाँ पर मेरा -1 है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, -2 इज लेस देन -1, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या होगा, f ऑफ -2 जो होगा वो बड़ा होगा f ऑफ -1 से। बोलो हाँ कि ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है, हाँ बिल्कुल। हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, इस जो x की जो डोमेन है ना, जो हमें दी है ये रेंज, x के लिए जो हमें रेंज दी है, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है दैट इज -1, वहां पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि हमारा फंक्शन इस जो डोमेन में हमारा क्या था, डिक्रीजिंग फंक्शन था। ठीक है, तो -1 पर क्या वैल्यू लेगा, -1 बोले तो -2, तो क्या आ जाएगी 2। अगर हमें ये बोला होता कि x हमारा -∞ से -1 के बीच में है, तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आती इस फंक्शन की, 2 आती। क्लियर है, तो इसकी वेरिएशन सारी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19।
इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x-1। ठीक है, 1/x-1। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन में कहाँ दिक्कत होगी, जहां पर हमारा डिनोमिनेटर 0 बन जाए। कहाँ पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे इस फंक्शन को, जहां पर हमारा डिनोमिनेटर 0 बन जाए। तो कहाँ 0 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पर ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे पूरी आर की फील्ड में से, आर जो हमारा रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स के सेट से मुझे 1 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ये फंक्शन को मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी, 1/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे इसका ग्राफ पूछूं तो कैसा बनेगा, 1 पर इसको दिक्कत है। ठीक है, तो 1 इसका क्या बन जाएगा, हमारा एसिम्पटोट बन जाएगा, वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाएगा। अब मुझे बताओ कि जब मैं इसको यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, इधर जाऊंगी या इधर जाऊंगी, और राइट हैंड से अप्रोच करूंगी तो इधर जाऊंगी या इधर जाऊंगी, बताओ। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगी तो मेरी जो वैल्यूज है वो क्या है, 1 से छोटी है। ये x जो है वो क्या है, 1 से छोटा है। तो x-1 क्या है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा है मतलब कि नेगेटिव वैल्यू, ये क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं 1 को अप्रोच करूंगी तो क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, राइट। तो मैं कहाँ जाऊंगी, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाऊंगी, तो ये वाली डायरेक्शन ठीक हुई। और अगर मैं पॉजिटिव साइड से आ रही हूँ, मतलब राइट हैंड साइड से आ रही हूँ, तो x मेरा 1 से बड़ा होगा, यानी x-1 पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो 1/x-1 कहाँ जाएगा, जैसे जैसे मैं 1 की तरफ जाऊंगी, प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ कि मैंने ये x एक्सिस क्रॉस क्यों नहीं की। क्या ये कभी भी 0 अटेन कर सकता है, ये फंक्शन ये फंक्शन कभी भी 0 अटेन नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूमरेटर हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, कांस्टेंट है। तो ये 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा, इसका ग्राफ। ठीक है, x इज इक्वल्स टू सॉरी y इज इक्वल्स टू 0 हमारा क्या बन जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन जाएगा। ठीक है, डोमेन से हमें क्या बाहर करना पड़ेगा, 1 बाहर करना पड़ेगा, और रेंज में आप देख पा रहे हो बाकी सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं आएगा, y इज इक्वल्स टू 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो रेंज बनाने के लिए, अगर मैं रेंज की बात करूं, इमेज सेट की बात करूं, तो उसमें ये 0 कभी नहीं आएगा, मतलब 0 बाहर करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसमें पूछा कि y एक्सिस को कट कब करेगा, y एक्सिस को कब कट करेगा, जब x को 0 रख दो, तो y एक्सिस को कब कट करेगा, -1 पर कट करेगा। तो ये बिल्कुल इन्होंने ठीक लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है, समझ आया ये बात, ग्राफ समझ आया, वर्टिकल एसिम्पटोट समझ आया, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट समझ आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए बी सी आर सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। कैसे खुलेगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन ए हो जाएगा, इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए यूनियन बी के साथ। नाउ ए इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ए। इसने बोला ए यूनियन बी के बराबर है, ये गलत है, इज नॉट करेक्ट ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले भी देख लेते हैं, इसमें बोला कि ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, यूनियन करना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ए यूनियन बी में ए तो कंटेंट होगा ही, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए आएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर क्या देख सकते थे कि ए इंटरसेक्शन बी ए में कंटेंट होगा, तो यूनियन में क्या आएगा, बड़े वाला सेट आएगा, तो ए आना चाहिए था, ये इसलिए इनकरेक्ट हो गया। इसमें बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बिल्कुल ठीक लिखा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ट्रू है, ट्रू है। अब ये बताओ, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी ट्रू हो जाएगा, और ये हमारी क्या आई थी, फॉल्स आई थी। तो ये हमारा आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ये बताना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की पहले हम बातचीत करते हैं, तो इसको x माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो ऐसा ब्रेक डाउन हो रहा है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है,
अब मैं कोई अगर यहां से एलिमेंट उठाऊं 1 और 2 के बीच से, इसकी जीरोस के बीच से, मान लीजिए मैंने उठाया 1.5 या कुछ भी, सिर्फ इतना देखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 से वो बड़ा है, ये हमें क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू, और ये हमें क्या देगा, एक नेगेटिव वैल्यू। बताओ हाँ कि ना, हाँ। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। 1 और 2 के बीच में हमारे पास फंक्शन क्या दे रहा होगा, नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा। तो उसका मॉड्यूलस जो होगा वो स्ट्रिक्टली इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में जो मॉड्यूलस है वो स्ट्रिक्टली बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ की बात करते हैं, जब हम 1 से छोटा कोई एलिमेंट ले रहे होंगे तो ये क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। ये क्या देगा, ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि 2 से भी तो छोटी वैल्यू है ना। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या दे रहा होगा, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा। तो इस केस में मॉड्यूलस क्या देगा, इसको एज इट इज बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो x² - 3x + 2 जो है वो इसके मॉड्यूलस के बराबर हो जाएगा। हाँ कि ना, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, नहीं होगी। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, जब हम यहाँ पर जाएंगे तो x - 1 क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, x - 2 क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये ओवरऑल क्या बनेगी, फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जब ये फंक्शन की वैल्यू ही पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस इसको एज इट इज बाहर निकाल देगा। तो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, क्या स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। कहाँ सेटिस्फाई होगी, यहाँ बीच में सेटिस्फाई हो रही है। अब हमारी बात रहेगी 1 और 2 पर, क्या 1 और 2 इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। तो अगर 1 पर बात करें तो मेरे पास क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो 0 आएगी। तो 0 पर ये भी क्या देगा, 0 ही देगा। क्या 0 लेस देन 0 है, नहीं। तो 1 भी इंक्लूड नहीं होगा और 2 भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इस 2 पर भी ये 0 देगा और ये भी 0 देगा। 0 इज नॉट लेस देन 0। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा एक्स जो है वो 1 से जब 2 के बीच में लाई करेगी तभी हमारी ये जो इनइक्वालिटी है वो फॉलो होगी। ठीक है, ये कहाँ से आया रिजल्ट, ये रिजल्ट आया हमारा सिंपल मॉड्यूलस फंक्शन। देखिए, अगर मैं मोड एक्स की बात करूं तो वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स होता है। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है तो किस केस में ये ग्रेटर देन एक्स होगा और किस केस में ये इक्वल टू एक्स होगा। ये ग्रेटर देन एक्स कब होगा, जब एक्स हमारा लेस देन 0 होगा। सही बात है, जब एक्स नेगेटिव होगा तभी मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन एक्स होगा। और जब हमारा एक्स पॉजिटिव होगा या 0 होगा उस केस में मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर ही होता है। सही बात है, सही बात है। तो हमें इसमें से वो सारे केस बाहर करने पड़े जहां पर एक्स जो है, मतलब ये जो मॉड्यूलस के अंदर जो क्वांटिटी थी, ये जो क्वांटिटी थी ये क्या हो रही हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो रही। ठीक है, वो सारे केस मुझे क्या करने पड़ेंगे, बाहर करने पड़ेंगे, तभी ये इनइक्वालिटी हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। If a set A contains 3 elements and another set contains 6 elements, then what is the minimum number of elements that A union B can have? ठीक है, ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या होती है, ए यूनियन बी की डेफिनेशन होती है कि हम सारे एक्स इकट्ठे करेंगे जो या तो ए में जा रहे हो या फिर कहाँ जा रहे हो, बी में जा रहे हो। ठीक है, तो ए हमारा जो है वो ए यूनियन बी में कंटेन होता है और बी भी हमारा ए यूनियन बी में कंटेन होता है। तो यहीं से हमारे पास एक इनइक्वालिटी निकल कर आती है कार्डिनैलिटी के लिए, कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है। क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स तो ए यूनियन बी में है ही। तो ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी ए के या तो बराबर हो सकती है या बड़ी हो सकती है, कम नहीं हो सकती। बिकॉज कम कैसे होगी, ए के सारे एलिमेंट तो हैं ही उसमें, राइट। और यहीं से यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्डिनैलिटी ऑफ बी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है। अब इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए, कितनी है, 3। दूसरा हमारे पास आ जाएगा कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अब बताओ, एक चीज 3 से बड़ी है और एक चीज 6 से बड़ी है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा कि वो 6 से तो बड़ी होगी ही, मिनिमम 6 एलिमेंट तो उसमें जाएंगे। क्यों, देखो, क्योंकि बी ए यूनियन बी में कंटेंट है, तो बी के ये जो 6 एलिमेंट है ये तो ए यूनियन बी में गए ही होंगे ना, राइट। तो इसकी कार्डिनैलिटी 6 से तो बड़ी होगी ही, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, ए यूनियन बी में 6 हो जाएंगे। तो आप ये चीज याद रख सकते हो कि मिनिमम इन ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर लेते हैं, बिकॉज अगर हम फाइनाइट सेट्स की बात करें इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए और कार्डिनैलिटी ऑफ बी। इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो ए यूनियन बी की मिनिमम कार्डिनैलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इफ a इज इक्वल्स टू x सच दैट x हमारा 0 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2, ठीक है। ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई, ये सारा x हमने लिया है। b हमारा वो सारे y हमने इकट्ठे किए हैं सच दैट y इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात की है तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास 2, फिर आ जाता है 3, फिर आ जाता है 5, ठीक है। प्राइम नंबर की बात की है। ओके, तो y में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 5, 7। फिर इसने पूछा है कि इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा। इंटरसेक्शन मतलब वो एलिमेंट जो a में भी जा रहे हो और b में भी जा रहे हो, मतलब कि a की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और b की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। मतलब कि वो एलिमेंट जो 0 से लेकर 2 के बीच में लाई करते हो और प्राइम नंबर भी हो। तो कौन सा एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है मात्र, कौन सा, 2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिंगलटन 2 हमारा इंटरसेक्शन बनेगा। क्या 1 इंटरसेक्शन में जाएगा बताओ, नहीं जाएगा, बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। 1 इज नीदर प्राइम नॉट कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो ये नहीं जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्या एम्प्टी सेट होगा, नहीं, दो तो जाएगा ही, दो तो प्राइम नंबर है ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इन अ स्कूल 50% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 40% प्ले फुटबॉल एंड इफ 10% ऑफ स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम्स। तो हमें कार्डिनलिटी ऑफ सी दे दिए, क्रिकेट प्ले कर रहे हैं जो, कार्डिनलिटी ऑफ एफ दे दिए, फुटबॉल प्ले कर रहे हैं जो, कितने दिए, 50%। अब मान लेते 100 बच्चे हैं, ठीक है, 50 बच्चे हो गए, यहाँ पर 40 बच्चे हो गए। अब हमें बोल दिया है कि जो दोनों खेलते हैं मतलब सी इंटरसेक्शन एफ की कार्डिनलिटी भी दे दी है, कितनी दे दी है, 10 दे दी है। तो हमें पूछा है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट प्ले नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, जो दोनों ही नहीं खेल रहे हैं, मतलब कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ठीक है। तो हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, क्या आएगा बताओ। कार्डिनलिटी ऑफ, सॉरी, सी यूनियन एफ कर दो, सी और एफ से हमने रिप्रेजेंट किया है। कार्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन एफ क्या हो जाएगा, 40 प्लस 50 माइनस 10, यही होता है कार्डिनलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एफ माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। तो ये क्या हो गया, 50 प्लस 40, 90 माइनस 10 हो गया 80, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट जाएंगे, 100 माइनस 80, क्योंकि टोटल हमने कितने माने थे, 100, और यूनियन में कितने गए, 80, तो बच गए कितने, 20, ठीक है। तो ये 20 100 का कितना परसेंट है, 20% है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, लेट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ए यूनियन बी क्या है, ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। तो ये चीज, ये जो इस तरह के सवाल है, ये यहाँ पर काफी बार पूछा गया है, ठीक है। इसको हम अच्छे से देखते हैं। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पॉजिटिव आ रहा है, कब कब आ सकता है, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों नंबर नेगेटिव हो तब भी प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दो केस है, ये या फिर ये केस है अकॉर्डिंग टू दिस केस, मतलब दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि x माइनस ए भी ग्रेटर देन 0 है और x माइनस बी भी ग्रेटर देन 0 है। ये केस, ये क्या कह रहा है कि x माइनस ए लेस देन 0 है एंड x माइनस बी भी लेस देन 0। इन दोनों केस के बीच में और है, लेकिन यहां पर एंड है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तभी ये पॉजिटिव है, एंड आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ से हमारे पास क्या आया कि x हमारा a से बड़ा है, यहाँ से आया कि x हमारा b से बड़ा है। इन्होंने बोला कि a b से छोटा है, तो मुझे हमेशा a पहले बनाना है और b बाद में। x जो है a से बड़ा है मतलब यहाँ पर, x जो है b से भी बड़ा है मतलब यहाँ पर, और बीच में क्या था, एंड, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो क्या है कॉमन एरिया, ये वाला कॉमन एरिया है, मतलब यहाँ पर आ गया कि x जो है वो b से, क्लियर है। यहाँ से क्या आया, यहाँ से हमारे पास आया कि x जो है वो a से छोटा है एंड x जो है वो b से भी छोटा है। अब फिर से यहाँ a बनाना है, यहाँ b, बोला है x a से छोटा है मतलब इधर, x b से भी छोटा है मतलब इधर। कॉमन एरिया क्या है, क्योंकि एंड है ना तो इंटरसेक्शन देखनी, तो कॉमन एरिया क्या आया, माइनस इंफिनिटी से a, या फिर हम बोल सकते हैं x हमारा a से छोटा है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से x जाएंगे, वो जो या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक बात है ना। तो बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, x या तो b से बड़ा हो या फिर a से छोटा हो। तो a और b क्या होंगे हमारे, ये वाला आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, बी से बड़ा और ए से छोटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी में एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें यहीं पर बोला होता कि x माइनस ए
और x माइनस बी लेस देन 0 है, नेगेटिव आ रहे हैं। तो अब बता दो कि कौन कौन सा केस बन सकता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नेगेटिव आ रहा है, तो क्या केस बन सकता है कि ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, या फिर ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव। तो यहाँ पर ये दो केस अराइज होते हैं, x माइनस ए ग्रेटर देन 0 है एंड x माइनस बी लेस देन 0 है, या फिर क्या हो सकता है कि x माइनस ए लेस देन 0 है एंड x माइनस बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे, कॉमन कंडीशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। What is the solution of x less than equals to 4, y greater than equals to 0, and x less than equals to minus 4, and y less than equals to 0? x और y ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो 4 हमारा इस तरफ आएगा, 4 से छोटा है मतलब इधर। y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब कि ऊपर वाली, तो हमारे पास कौन सी साइड आ गई बताओ। x इज इक्वल्स टू 4 बना लेते हैं हम लोग, ये आ गया हमारा x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस आएगा थोड़ा, तो हमारे पास कौन सा आ गया, ये वाला रीजन आ गया। बोलो हाँ कि ना, ये रीजन की बात हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पर एंड कौन सा रीजन आएगा दूसरा, देखो x इज लेस देन इक्वल्स टू -4, -4 मतलब इस तरफ आएगा -4, -4 बना लेते हैं। एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू 0, y इज लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाली साइड आ गई। ठीक बात है, तो इनके इंटरसेक्शन में कौन सी आएगा बताओ, क्या इंटरसेक्शन में कुछ आ रहा है। तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास सिर्फ ये लाइन कॉमन आ रही है। यहाँ पर मान लीजिए -4 है, तो हमारे पास ये लाइन कॉमन आ रही है, -4 के बाद वाली जो हमारी x एक्सिस है ये कॉमन आएगी, बिकॉज ये यहाँ पर भी है। और क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी दी थी, अगर ये इक्वालिटी हटा देते यहाँ पर तो नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ये लाइन कॉमन आ रही है, तो इस लाइन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है y हमारा 0 है और x हमारा जो है वो -4 से क्या है छोटा है, x इज लेस देन इक्वल्स टू -4। कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा है कि इफ x रेज टू पावर log 7x ग्रेटर देन 7 वेयर x इज ग्रेटर देन 0, ओके, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये पूछा है। x कहाँ पर बिलोंग करेगा, बेसिकली डोमेन बताना है। ठीक है, डोमेन नहीं बताना जो ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई करे। तो हमें क्या बोला है कि x log 7x ग्रेटर देन 7, तो मैं क्या लगा लेती हूँ, log लगा लूँ दोनों साइड, log बेस 7 x log 7 ग्रेटर देन हो जाएगा log बेस 7। अब बेस जो है वो 7 है, अभी मैंने बताया कि जब बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 हो तो हमारा log फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, और इसीलिए हमारे पास ये आया। देखो साइन सेम रहा, ठीक है, लेकिन साइन चेंज हो जाता अगर हमारा बेस जो है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होता। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हमारा log फंक्शन क्या था, डिक्रीज होता। ओके, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, पावर आगे आ सकती है, तो ये आ जाएगा log 7x इंटू log 7x इज ग्रेटर देन log 7 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया कि log 7x का जो स्क्वायर है दैट इज ग्रेटर देन 1। किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो उस नंबर के बारे में क्या कह सकते हैं कि इसका जो मॉड्यूलस है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब कि ये इसका ये तो नंबर जो है या तो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर ये जो नंबर है ये लेस देन -1 होगा। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या कंडीशन आई, यहाँ से हमारे पास कंडीशन आई, दोनों तरफ क्या करेंगे, 7 की पावर लगा देंगे। ठीक है, 7 की पावर भी कैसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1 यानी 7, तो x ग्रेटर देन 7 आ गया। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा x लेस देन 7 की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कि x लेस देन होगा 1/7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब -∞ से 1/7 हो x, या फिर x हमारा 7 से लेकर इंफिनिटी के बीच में हो, तब हमारी ये इक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें मैंने क्या क्या यूज किया है, एक तो चीज मैंने यूज किया कि 7 रेज टू पावर x एंड log बेस 7, ये जो है ये आपस में क्या है, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये लोगरिथमिक फंक्शन है जिसका बेस 7 है। और दूसरा मैंने क्या यूज किया कि जो 7 है दैट इज ग्रेटर देन 1,
तो ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से हम यहाँ पर पहुंचे और ये इनइक्वालिटी हमारी बरा सेम रही। ठीक है, चेंज नहीं हुई, रिवर्स नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसे ही क्योंकि 7 रेज टू पावर x हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए ये इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं हुई। और ये चीज कहाँ यूज की मैंने कि 7 रेज टू पावर x एंड लोग बेस 7x एक दूसरे के इनवर्सेस है, वो यहाँ यूज की क्योंकि 7 रेज टू पावर log 7x क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन की तरह काम करेगा और x दे देगा। ठीक है, क्लियर है क्या क्या यूज हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। लेट एस इज इक्वल टू 2 4 6 8 20 तक जा रहे हैं, इवन नंबर इकट्ठे किए हैं 20 तक के। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स 10 एस है, एस के मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने सबसेट हो सकते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है, कार्डिनैलिटी पर डिपेंड करता है, इसमें एलिमेंट क्या क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता। कितने एलिमेंट है इसमें, 10 एलिमेंट है। ठीक है, टू टू इंटू 10 तक है ना, राइट, 10 एलिमेंट है। तो कितनी हो जाएगी, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू पावर 10, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। Which one of the following is the second degree polynomial function f of x where f of 0 is 5, f of -1 is 10, f of 1 is 6। तो इसका क्या तरीका है कि आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए बिकॉज इन्होंने ऑप्शन दिया है। यहाँ पर अगर मैं 0 रखूँ तो 5 आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं 0 रखूँ तो -5 आ रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर 0 रखूँ तो 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो एक एलिमिनेट हुआ। अब -1 रख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर -1 रखूँ तो मेरे पास आएगा 5 +2 + 5 यानी 5 5 10 और 2 12 आ रहा है। तो ये आंसर हो सकता है नहीं, बिकॉज f of -1 10 आना चाहिए। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ -1 रखूँ तो 3 माइनस +2 हो जाएगा +5, तो यहाँ पर 10 आ रहा है। यहाँ पर -1 रखूँ तो क्या आएगा, 3 +10 +5, तो ये आ जाएगा 18, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपली जनरल फॉर्म लेकर चलो, ax² + bx + c किसके बराबर है, सॉरी ये जनरल फॉर्म लेकर चलो आपके पॉलिनोमियल की, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बोला है, और फिर एक एक करके सेटिस्फाई कराओ। एफ ऑफ 0 5 बोला है तो एक्स की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, एफ ऑफ -1 10 बोला है, इसका मतलब यहाँ पर -1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि a माइनस बी किसके बराबर, -b + 5 किसके बराबर है, 10 के बराबर, सी की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो मतलब a माइनस बी किसके बराबर, 10 - 5 यानी 5 के बराबर। अब यहाँ पर 1 रखिए, 1 जब रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a + b + 5 किसके बराबर है, 6 के बराबर, यानी a + b किसके बराबर है, 6 में से 5 गया 1 के बराबर। ये एक इक्वेशन आ गई, ये एक इक्वेशन आ गई, इन दोनों से हम ए और बी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। 2a किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो a क्या आ गया, 3 आ गया। और b क्या आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू रख देंगे तो b आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, आगे आंसर भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट f of x is equals to x², g of x is equals to 10x and h of x is equals to ln x। तीन फंक्शन डिफाइन किए हैं। ठीक है, 79 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फॉर x is equals to √π/2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h ऑफ g ऑफ f, कॉम्पोजिशन फंक्शन निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू दी है, उस पर वैल्यू निकालना है, h ऑफ g ऑफ f ऑफ x। ये सबसे पहले मुझे g में x की जगह पर f ऑफ x इंसर्ट करना है, g में x की जगह पर f ऑफ x इंसर्ट करना है, मतलब g ऑफ x² निकालना है। g ऑफ x² आ जाएगा 10x²। अब h ऑफ 10x² निकालना है। ठीक है, क्या आ जाएगा, ln 10x आ गया। अब इसमें x की जगह पर √π/2 रख दीजिए, तो यह आ जाएगा ln 10 √π/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा π/4। 10 π/4 क्या होता है 1 और ln 1 क्या होता है 0, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि f ऑफ 2। ठीक है, 3 बार कॉम्पोजिशन किया, तो f ऑफ 2 निकाल लेते हैं। f ऑफ 2 क्या आएगा हमारे पास, 2 2 4, बिकॉज f ऑफ x क्या डिफाइन किया x²। ठीक है, अब दोबारा से उसके ऊपर फंक्शन लगा दिया f, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 क्या आ गया, f ऑफ 4 क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 60। ठीक है, अब दोबारा से f लगा दो, क्या आएगा, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो 3 बार f लगाने से हमारे पास, 3 बार फंक्शन ऑपरेट करने से ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आई 256, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,